ये तो बात 2019 की हो रही है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, और इस बार कांग्रेस क्या क्या वादे देश से करने जा रही है कि सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो वो क्या करेगी, भविष्य का प्लान क्या है, योजना क्या हो सकती है और क्या वादे हो सकते हैं। लेकिन 2014 की बात भी देख लेते हैं कि 2014 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या चीजें थी। स्वास्थ्य और रोजगार, कानून का अधिकार, ये तमाम बातें लिखी हुई थी। 80 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में लाएंगे, ये कांग्रेस ने 2014 में कहा था। जीडीपी को 8% पर ले जाएंगे, ये बात भी कांग्रेस की तरफ से 2014 में कही गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बीजेपी का मैनिफेस्टो भी दिखा रहे हैं कि दोनों मैनिफेस्टो में तब क्या बातें की गई थी और किस पर अमल करने की बात हुई थी। 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान देंगे, यह बीजेपी ने कहा था। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे, यह बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था। कांग्रेस ने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में लाएंगे, 100 पिछड़े जिले जो हैं उनको आगे लेकर आएंगे, यह बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था। जीडीपी को 8% तक ले जाएंगे, यह कांग्रेस ने वादा किया था। 1 साल के भीतर जीएसटी को पास कराएंगे, कांग्रेस ने कहा था। लेकिन आपको याद होगा कि जीएसटी का मामला जब आया तो कांग्रेस उसके विरोध में आ गई थी। 33% महिला आरक्षण के मामले को भी अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने रखा था, जो इस बार संभवतः कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जिस मुद्दे को ला सकती है। मोहित हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस दफ्तर पर, वो मौजूद हैं। मोहित, कितना इंतजार और, क्योंकि नेता दिखाई दे रहे हैं स्टेज पर। बिल्कुल, थोड़ा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी थोड़ी देर के बाद मंच पे पहुंचने वाले। इस वक्त आपको बता दूं कि एक वीडियो चलाया जा रहा है, उस वीडियो में केंद्र सरकार की तमाम विफलताओं को दिखाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम आएंगे तो नया विजन लेकर आएंगे, नया देश बनाएंगे। डिमोनेटाइजेशन की बात हो या सुरक्षा नीति की बात हो, किसानों का मुद्दा हो, बाकायदा आपको बता दें कि वीडियो में रघुराम राजन के बयान को दिखाया जा रहा है, पी साईनाथ के बयान को दिखाया जा रहा है। डीएस हुड्डा जो सुरक्षा नीति पे थोड़ी दिनों पहले उन्होंने राहुल गांधी को एक डॉक्यूमेंट सौंपा था, रिपोर्ट सौंपी थी, उनको बाकायदा वीडियो में दिखाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर जो न्यूज नेशन लगातार बता रहा था कि सुरक्षा नीति पर नए प्लान के साथ मैनिफेस्टो में शामिल करेगी कांग्रेस। इसके अलावा किसानों को कर्ज माफी 2 लाख रुपए तक करने की बात जो हम कर रहे थे वो उसको भी शामिल किया जा सकता है। 33% आरक्षण की बात जो हम कर रहे थे उसको भी शामिल किया जा सकता है। और 72,000 रुपए जो प्रति वर्ष 25 करोड़ लोगों को देने की बात जो कांग्रेस कर रही थी उसको भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो वीडियो इस वक्त चल रहा है उस वीडियो में बाकायदा इसको शामिल किया गया है। तो थोड़ा और इंतजार करना होगा और इस वीडियो के बाद राहुल गांधी मंच पर आएंगे और उनके साथ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक एंटोनी सहित तमाम बड़े नेता होंगे और 2019 के मैनिफेस्टो की वो घोषणा करेंगे। 2014 से कितना अलग ये होता है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से है, करो या मरो की लड़ाई है। 2014 से बिल्कुल अलग ये लोकसभा चुनाव है। 2014 में बीजेपी होगी इस बार उम्मीद, क्योंकि बीजेपी है कांग्रेस जरूर इस मैनिफेस्टो को देखने के बाद अपने मैनिफेस्टो में क्या संशोधन करना है, क्या नई चीजें जोड़नी है, क्या घटानी है, उसकी व्यवस्था भी बीजेपी की तरफ से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप रहिएगा हमारे साथ, आप नजर बनाकर रखिएगा और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि आप कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद हैं, वहां तमाम हलचल है। अनुराग हमारे साथ है। अनुराग, सवाल यही है कि ये तमाम वादे तो हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करने का कोई रोड मैप, कोई प्लान कोई भी पार्टी कभी बताती नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, उन बातों को पूरा किया कैसे जाएगा, ये तो आप जानकारों से ही बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल विद्या, यही बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब समाजशास्त्री पंकज कुमार जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, अलग अलग देशों में जब हम चुनावी घोषणा पत्र के पूरे प्रोसेस को देखते हैं सर, तो अमेरिका, जिससे लोकतंत्र में बहुत कुछ सीखा है हिंदुस्तान ने और अमेरिका ने हिंदुस्तान से बहुत कुछ सीखा है, वहां पर यह साफ साफ प्रावधान है कि आप अपने घोषणा पत्र में किसी खास समूह या किसी खास क्षेत्र के लिए कोई ऐलान नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे देश हैं यूरोप के जहां पर अगर आप चुनावी घोषणा पत्र में कोई वादा करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि वो पैसा कहां से आप जुटाएंगे, इसकी भी जानकारी साफ साफ आप लिखेंगे। भूटान तक का देश है जहां पर इस तरीके का प्रावधान है कि आपको चुनाव आयोग से पहले मंजूरी लेनी होती है, उसके बाद आप अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी करते हैं। हिंदुस्तान की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को आप किस तरीके से आंकते हैं पंकज जी? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के प्रावधान चुनावी घोषणा पत्र पर हिंदुस्तान में होने चाहिए, जवाबदेही तय होने चाहिए घोषणा पत्र की? हेलो जी पंकज जी से बोल रहा हूं, प्रोफेसर पंकज।
चलिए, लगता है पंकज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मुकेश नायक जी, यही सवाल सर आपसे समझना चाहूंगा, और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। देखिए 2019 में लगभग 2300 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। नायक साहब, क्या आपको लगता है चुनावी घोषणा पत्र की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? बिल्कुल तय होनी चाहिए, और ये बहुत गंभीर मामला है। हम चुनावी घोषणा पत्र जारी करें, कोई घोषणा करे, कोई वायदा करे देश की जनता के सामने, तो उसका पूरा रोड मैप क्लियर होना चाहिए। उसके रिसोर्सेज हमें दर्शाना चाहिए कि कहां से बजट आएगा, कहां से रिसोर्सेज आएंगे, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, और हम चादर के मुताबिक अपने पैर फैला सकते हैं। एक सिस्टम होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत जवाबदारी से, जिम्मेदारी से उतने ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर उनके पास है। लेकिन मुकेश नायक साहब, बीजेपी के प्रवक्ता अगर होते यहां पर, तो वो आपसे सवाल पूछते कि साहब 2009 में जो आपने अपने वादे किए थे, 2014 तक तो आपने वो वादे पूरे नहीं किए। और देखिए 2014 में हमने नहीं कहा था कि हम हर किसान को सालाना 6000 रुपए देंगे, हमने पूरा करके दिखाया। हमने ये वादा नहीं किया था कि हम आयुष्मान जैसी योजना लॉन्च करेंगे, हमने योजना लॉन्च कर दी। मुकेश नायक साहब, देखिए, एक पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। जैसे मोदी जी कह रहे थे जब मुख्यमंत्री थे कि जीएसटी लाना राष्ट्र के हित में नहीं है। पूरे देश को पता है, उन्होंने ये कहा। बाकायदा गैर कांग्रेसी पूरे मुख्यमंत्रियों के लीडर बने वो, और जीएसटी के खिलाफ पूरे भारत में कैंपेन किया उन्होंने। लेकिन जब वो स्वयं प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जीएसटी लाने के लिए जो प्रयत्न किए वो सारे देश ने देखा जी। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को जो उनके पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, जो तात्कालिक जरूरतें हैं, उसको भी इस आधार पर तय करना चाहिए कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। मुकेश नायक साहब, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो नीति आयोग को खत्म कर देंगे, हम अगर सत्ता में आए तो जीएसटी में बदलाव करेंगे, क्या ये भी उसी पॉलिटिकल कंपल्शन की झलक है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? जीएसटी उन्होंने कहा है हम 18% पर लाएंगे। इसमें जो इसके स्लैब में जो कंट्राडिक्शंस है, इसके स्लैब के आकार जो कम और ज्यादा है अलग अलग क्षेत्रों में, उसको हम 18% पर स्थिर करेंगे, ये कहा है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। जी ठीक है, तो यहां पर कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है। लेकिन 2019 का चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का कैसा हो सकता है, किस तरीके के वादे हो सकते हैं, किस तरीके का ऐलान किया जा सकता है, इसके लिए एक बार फिर सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा का। बिल्कुल अनुराग, हम अपने दर्शकों को कुछ बातें बताते हैं जो सूत्रों के हवाले से हम तक जानकारी पहुंची है कि क्या क्या बातें आज घोषणा पत्र जो कुछ ही देर में कांग्रेस जारी करने वाली है उसमें हो सकती हैं। मैनिफेस्टो का जो मास्टर स्ट्रोक है उसके बारे में तो राहुल गांधी ने पहले ही जानकारी दे दी। 72,000 रुपए गरीब परिवार को देने की बात है। न्यूनतम आय गारंटी का वादा, यही वो वादा है जिसके जरिए कांग्रेस इस बार लीड ले रही है। अभी तक अगर वादों की बात करें तो उसमें नीति आयोग के बदले योजना आयोग के गठन का वादा हो सकता है। यह एक बड़ा ऐलान अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से। महिलाओं के लिए विशेष योजना का ऐलान कांग्रेस पार्टी करेगी, पिछली बार भी की थी और इस बार भी करने के मूड में है। टैक्स सुधार की बात भी कांग्रेस पार्टी अपने इस मैनिफेस्टो में रख सकती है। युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए नई योजना कांग्रेस पार्टी लाएगी। अगर सरकार में आती है तो खाली सरकारी पदों को भरने को लेकर वादे किए जा सकते हैं। गांव के विकास के लिए विशेष योजना का जिक्र हो सकता है। इसके अलावा आपको बताएं, महिलाओं बुजुर्गों के लिए विशेष योजना का जिक्र किया जा सकता है। इस मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण की बात की जा सकती है। 33% आरक्षण की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर सकती है। युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अब ये तमाम बड़ी बातें हैं जो लग रहा है कि कांग्रेस इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही है। और आपको बता दें कि वही बातें ज्यादातर नजर भी आ रही है मैनिफेस्टो में। हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीर है जहां पर इस वक्त हलचल है। हमारे साथ मोहित भी हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं क्योंकि मोहित इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पर ही मौजूद हैं, जहां से अब से कुछ देर में ही इस बात की जानकारी आपको मिलेगी कि आज कांग्रेस पार्टी क्या क्या वादा आपके लिए करने जा रही है। मोहित हमारे साथ है। मोहित, हम जो मुद्दे अभी देख रहे हैं, जो पॉइंट्स हमें अभी नजर आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आप ही हम तक पहुंचा रहे हैं कि ये बातें हो सकती हैं मैनिफेस्टो में, ऐसा लग रहा है कि गरीब, किसान, महिला, मजदूर और इसके अलावा युवाओं पर दांव खेलने की कोशिश
कांग्रेस की है इस मैनिफेस्टो के जरिए? बिल्कुल सही आपने बात कही है कि अभी तक जो आपने बातें बताई हैं उसी के माध्यम से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतरने जा रही है। चाहे महिलाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो या युवाओं की बात हो। देखिए इस बार अर्बन, खासतौर पे जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो हमको खबर मिली है सूत्रों के हवाले से कि 100 दिन का रोजगार प्रति वर्ष देने की बात इस बार घोषणा पत्र में कांग्रेस कर सकती है। पहले उसने मनरेगा के माध्यम से दिया था, अब वो शहरी युवाओं को भी साधने की कोशिश करने जा रही है। तो कुल मिलाकर देखिए कांग्रेस को भी पता है कि मैनिफेस्टो के माध्यम से अपनी सियासी जमीन को थोड़ा बहुत मजबूत किया जा सकता है।